अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम IS 16 और IS 36 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले IS 16 है, विच इज़ नेम्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IS 16 सिंपली आपका जो टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स है उनसे डील करता है। टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स का आप लोग को आइडिया होगा, वो नॉन करेंट एसेट्स जो फिजिकली हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं अपनी आइज से, तो वो टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स है ऑफिस में, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। अब जो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने AS पे पढ़ा होगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ IS 16। तो AS में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता था नॉन करंट एसेट्स पे, और उसकी नेटवर्क वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते थे। तो अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय IS 16। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ें मैं इस पर इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अलग से मैं टॉपिकल लेक्चर्स और पास पेपर की वीडियोस करूंगा। और मेजोरिटी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें डेप्रिसिएशन का आइडिया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन IS 16 इज फेयर वैल्यू। तो ये क्लियर होना चाहिए, और ये IS 36 पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फेयर वैल्यू सिंपली नॉन करंट एसेट्स जो बिजनेस ओन करता है उसकी एक्सपेक्टेड या एक्चुअल मार्केट प्राइस होती है। तो अगर बिजनेस कोई मोटर व्हीकल्स ओन करता है तो उसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो फेयर वैल्यू हो जाएगा। या मैं सर्टेन मशीन्स ओन करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनकी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो फेयर वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन फेयर वैल्यू को हमें नेट बेसिस में लेना होता है। बाय दैट आई मीन कि अगर कोई सेलिंग कॉस्ट गिवन है नॉन करंट एसेट के लिए, दैट इफ वी वांट टू सेल आवर व्हीकल्स सो वी विल हैव टू incur repair expenses. If we want to sell our machinery or plant etc, we might have to do packaging of it. तो अगर कोई सेलिंग कॉस्ट गिवन है तो हम उसको फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे, तो फिर हमारी एडजस्टेड फाइनल फेयर वैल्यू आ जाएगी। और अगर कोई सेलिंग कॉस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपली एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ही फेयर वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, तो पास पेपर के क्वेश्चन है उस पर कभी तो वो बोल देता है कि फेयर वैल्यू इज दिस, कभी कभी बोलेगा नॉन करेंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर दिस, और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन नॉन करेंट एसेट्स इज दिस। तो वहाँ आपको खुद समझ जाना है कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। अनदर मोस्ट important थिंग इज frequency ऑफ revaluations. तो रीवैल्यूएशन सिंपली नॉन करेंट एसेट की मार्केट वैल्यूज में चेंजेस आ रहे, तो हम उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करेंगे। अब I16 सिंपल लेवल पे थोड़ा गाइडलाइंस देता है कि हमें कब कब नॉन करेंट एसेट को रिवैल्यू करना चाहिए। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। आइदर देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, और देयर आर नॉट सो फ्रीक्वेंट और occasional changes in the fair value or market price of the non-current assets.
किसी नॉन करेंट एसेट की मार्केट प्राइस पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं तो हमें उसको फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वंस अ ईयर कर सकते हैं। तो व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, ये वो नॉन करेंट एसेट्स जिनकी मार्केट में फ्रीक्वेंटली वैल्यू चेंज होती है। ऑल्दो दैट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स। और वो नॉन करेंट एसेट्स जिनके ओकेजनली हार्डली मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू में चेंज आता है तो उनको हम ओकेजनली रिवैल्यू कर सकते हैं, जैसे हर 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार रिवैल्यू कर ले। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल फर्नीचर्स होगी। फर्नीचर्स एक्सेट्रा की जो मार्केट प्राइस है उनकी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंटली, हार्डली चेंज होती है। तो उसको हमें फ्रीक्वेंटली रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हमने नॉन करेंट एसेट को रीवैल्यू करती है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर, तो नॉन करेंट एसेट को अगर हमने ईयर बिगनिंग में रीवैल्यू किया है या ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यू किया है, तो हमने पूरा साल या जितने भी मंथ्स उस नॉन करेंट एसेट को यूज़ किया है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे किया है। तो उस रीवैल्यूड अमाउंट पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और उसके अकॉर्डेंस पे ही उसकी नेटबुक वैल्यू भी ईयर एंड में कैलकुलेट की जाती है। और फिर किसी हम नॉन करेंट एसेट को अपवर्ड अगर रीवैल्यू करते हैं तो उसकी जो प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको हम बुक से रिमूव भी करते हैं। तो इस सिनेरियो से कैसे डील करना है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। और ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट भी करता है एग्जामिनर। Revaluation at beginning or during the year. S Limited's financial year ends on 31st December. Okay. Its plant and machinery extract from balance sheet at December 2018 is as follows. Cost accumulated depreciation NPV. At beginning of 2019, it revalued its plant and machinery to 200,000. Depreciation is charged at 10% using straight line method. Calculate depreciation charge and NPV at December 2019. अब ईयर बिगनिंग में ही हमने इसको रिवैल्यू कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को। इट मीन्स पूरे ईयर हमने 200,000 पे इसको यूज़ किया है रिवैल्यूड अमाउंट पे। तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और उससे पहले जो 2018 तक का क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको हम बुक से रिमूव करेंगे। अब 2019 में हमने इसको 200,000 पे यूज़ किया तो इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली दिस विल बी 20,000। अब हमें ईयर एंड की नेटबुक वैल्यू भी निकालती है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हम 100,000 में से 20,000 माइनस कर दे। नहीं, अब ईयर बिगनिंग में उसकी रिवैल्यूड अमाउंट 200,000 है। और ये जो पुराना 50,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये बुक से रिमूव हो जाएगा, तो अब ये जीरो हो जाएगा। इसकी एनबीवी 2019 तरह निकलेगी। ईयर बिगनिंग में इसकी रिवैल्यूड अमाउंट 200,000 थी, अब यही कॉस्ट हो जाएगी। और so far इस रिवैल्यूड अमाउंट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 ईयर का 20,000 है। तो द नेट बुक वैल्यू इज गोइंग टू बी 180,000। So that's how we have to deal with such scenario.
एंड अनदर थिंग इज डेप्रिसिएशन मेथड एंड रेट, क्योंकि मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ आई 16। तो वंस हमने किसी नॉन करेंट एसेट के लिए डेप्रिसिएशन मेथड और रेट डिसाइड कर लिया, तो वही हमें सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स में भी फॉलो करना है टू comply with द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो फॉर इंस्टेंस हमने मोटर व्हीकल के लिए डिसाइड किया कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे और 20% पे उसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो हमें फ्यूचर ईयर्स में भी वही सेम डेप्रिसिएशन मेथड और रेट यूज़ करना है फॉर द मोटर व्हीकल्स। लेकिन अभी हम IS 8 में स्टडी कर चुके हैं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज जस्टिफाइड है तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। और आप लोग को, अगर जिन लोग स्टूडेंट्स को IS 8 का आइडिया नहीं है, तो वो मेरी IS 8 की वीडियो देख सकते हैं। तो एज पर IS 8 डेप्रिसिएशन मेथड और रेट चेंज किया जा सकता है, जस्टिफिकेशन है। तो होगा कोई जस्टिफाइड रीजन है तो अकाउंटिंग पॉलिसी, डेप्रिसिएशन मेथड एक्सेट्रा चेंज किए जा सकते हैं। अगर डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करने की टेंशन मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो फिर वो चेंज परमिसिबल नहीं होगा। अदरवाइज दैट विल गो अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बिसाइड्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। Another thing is that scrap value or residual value and useful economic life, these are estimates in relation to certain non-current assets। अगर certain non-current assets के लिए straight line method of depreciation यूज हो रहा है, तो these estimates are used to calculate straight line depreciation on those certain non-current assets। अब ये estimates होते हैं, assumptions पे based होते हैं। तो हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में इनका रिव्यू किया जाता है। तो इफ रिव्यू कंक्लूड्स कि इनिशियली हमने जो स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ डिसाइड की थी वही सही और ऐसा कोई चेंजेस नहीं है और ना इस पे चेंज एज सच कोई रिक्वायर्ड है, तो हम अपनी इनिशियल वैल्यूज के साथ ही स्टिक करेंगे। बट इफ इन एनी ईयर द रिव्यू कंक्लूड्स दैट स्क्रैप वैल्यू यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है,
तो हम फिर उसको चेंज कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल वुड बी, हमने चाइना से कोई मशीन इंपोर्ट की और चाइना ने कहा कि 10 years तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें सच, एंड इट विल बी वेरी एफिशिएंट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन फॉर एग्जांपल उस मशीन के जो 5 years हुए तो उसमें सर्टेन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए और माइनर इश्यूज आ गए। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे मशीन की हम जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है उसे डाउनवर्ड रिवाइज करें और उसको हम इनफैक्ट कम कर दें। तो अब कंडीशन इंडिकेट करती है कि ऐसे मशीनरी की यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ को कम कर देना चाहिए, तो हम कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे मशीन की हो सकता है हमें स्क्रैप वैल्यू को भी डिक्रीज करना पड़े। तो डिक्रीज या इंक्रीज बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद IS 36 विच इज इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इम्पेयरमेंट क्या चीज़ होती है। तो सिंपली अगर नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाए, जैसे एएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल डाउनवर्ड डिवेल्यूशन कराता था, बट इन IS एंड A2 लेवल अकाउंटिंग दिस कैलकुलेशन इज मोर डिटेल एंड इट इज नोन एज इम्पेयरमेंट। या तो नॉन करंट एसेट की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई है, और यह बिजनेस अपने नॉन करंट एसेट से कम बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। अब हेयर बाय इकोनॉमिक बेनिफिट आई मीन कि नॉन करंट एसेट या तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लाया जाता है या कॉस्ट डिक्रीज करने के लिए लाया जाता है, या दोनों चीज़ों में साइमल्टेनियसली बिजनेस को हेल्प कर रहा होता है। तो अब इन दोनों में से क्या रीज़न है नॉन करंट एसेट की इम्पेयरमेंट का, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू को चूज़ करके नॉन करंट एसेट पे इम्पेयरमेंट चार्ज कराई गई है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये पता नहीं कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसको चूज़ करके इम्पेयरमेंट चार्ज किया जाएगा। अभी मैं इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन पे डिटेल डिस्कशन करूंगा तो आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी नॉन क्रेडिट पे ये चेक करना है कि इम्पेयरमेंट चार्ज करानी है या नहीं, तो सबसे पहले उसकी नेटबुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो एग्जाम में नेटबुक वैल्यू भी यूज़ कर रहा होता है इसे नॉन क्रेडिट एसेट्स के लिए, बट और वो एट टाइम्स नॉन नेटबुक वैल्यू को एज कैरिंग अमाउंट भी रेफर कर रहा होता है। इसलिए स्टूडेंट शुड हैव आइडिया ऑफ बोथ वर्ड्स। एंड द सेकंड थिंग वी रिक्वायर फॉर इम्पेयरमेंट इज रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट को अगर समझना है या उसको डिटरमिन करना है या उसको कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले भी हमें दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, विच इज़ फेयर वैल्यू लेस सेलिंग कॉस्ट। तो ये मैं IS 60 में कवर कर चुका हूँ, सिंपली द मार्केट प्राइस ऑफ नॉन करेंट एसेट। सेलिंग कॉस्ट है तो एडजस्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नाउ द अनदर थिंग इज वैल्यू इन यूज।
वैल्यू इन यूज में क्या होता है, सिंपली हम नॉन करेंट एसेट को एक बेनिफिट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम फ्यूचर ईयर्स के उसके नेट कैश फ्लो फोरकास्ट करते हैं नॉन करेंट एसेट के फ्यूचर ईयर्स में एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो क्या हो सकते हैं किसी भी नॉन करेंट एसेट की वजह से। तो अब वैल्यू इन यूज में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इम्पेयरमेंट तो आज प्रेजेंट करंट ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, या वैल्यू इन यूज हम आज प्रेजेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उन फ्यूचर नेट कैश फ्लोज की हम आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये इसलिए होता है बिकॉज आप लोगों ने शायद एक चीज़ सुनी हो, मनी वर्थ टुडे विल नॉट बी वर्थ टुमारो। तो फ्यूचर में मनी की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से डिक्रीज हो जाती है। तो फ्यूचर में जो नेट कैश फ्लोज हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी। और हम आज अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम करंट ईयर में या प्रेजेंट टाइम में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और वो कंबाइंड वैल्यू वैल्यू इन यूज कहलाती है। और आप में से जो स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टर अप्रेजल पढ़ा हुआ है तो वो समझ गए होंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो वो इन्वेस्टर अप्रेजल का पार्ट है। इस पे भी एट टाइम्स तो ये दी हुई होती है वैल्यू इन यूज, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, गिवन होती है। लेकिन कभी कभी कैलकुलेट भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए जब मैं पास पेपर वीडियोस करूंगा आईएएस की, उस पर मैं एक डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो पूरा इम्पेयरमेंट पे ही सेट है। तो वहाँ वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब वैल्यू इन यूज में बात ये कि अगर बिजनेस ज़्यादा बेनिफिट एक्सपेक्ट करे अपने नॉन करेंट एसेट से, तो वो इन कैश फ्लोज को ज़्यादा फोरकास्ट करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली वैल्यू इन यूज भी ज़्यादा होगी। और अगर बिजनेस अपने नॉन करेंट एसेट से ड्यू टू एनी रीजन कम बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो नेट कैश फ्लोज को लोअर फोरकास्ट करेगा, जिसका आउटकम ये भी हो सकता है कि वैल्यू इन यूज कम होगी। अब होगा ये कि जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लेंगे और फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज में से द हायर वैल्यू और हायर अमाउंट विल बी चोजन एज द रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करने के बाद हमें ये करना है
हम उसको फिर कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट इज एक्सीडिंग द रिकवरेबल अमाउंट, या वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, तो इन दैट केस इम्पेयरमेंट विल बी चार्ज। इसका मीनिंग ये है, अगर फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे चूज हुई है, तो इट मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करेंट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई है, या मार्केट प्राइस उस वैल्यू एसेट की गिर गई है, तो इम्पेयरमेंट चार्ज होगा। और अगर वैल्यू इन यूज चूज हुआ है एज रिकवरेबल अमाउंट, तो इट मीन्स, और हमारी कैरिंग नेटबुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट उससे वैल्यू इन यूज से ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करेंट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस उससे कम बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में, तो ऐसे एसेट पे भी इम्पेयरमेंट चार्ज होगा। इसी तरह अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस पर कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कम है, लेकिन उस नॉन करेंट एसेट की या तो मार्केट प्राइस से फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है, या बिजनेस उससे ज़्यादा बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में इनफैक्ट अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। तो हम देख रहे होते थे ना, एएस पे कंपनी के क्वेश्चंस के, कि अगर नॉन करेंट एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हम उसको अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे होते थे। और डिक्रीज होने का केस फिर इम्पेयरमेंट का होगा। हम नॉन करेंट एसेट पे इम्पेयरमेंट चार्ज होता है, उसके सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। नॉन करेंट एसेट की मार्केट में प्राइस गिर गई है, नॉन करेंट एसेट टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो गया, या नॉन करेंट एसेट पे कोई डैमेज किया गया है। फॉर एग्जांपल बिजनेस का ट्रक है, का ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली या तो उसकी मार्केट प्राइस डिक्रीज होगी, या बिजनेस के लिए लेस बेनिफिट वो जनरेट करेगा, तो इम्पेयरमेंट चार्ज होगा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस की एग्जांपल ये हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसकी फैक्ट्री में जो मशीनरी है वो हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब आप लोग को आइडिया होगा कि नाउ हार्ड डिस्क और एच डी डीज हैव बीन रिप्लेस बाय एस एस डीज, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, तब वो नई टेक्नोलॉजी हार्ड डिस्क के लिए। तो जाहिर सी बात है, मेरे नॉन करेंट एसेट उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है जो कि ऑब्सोलीट है, तो ऑब्वियसली नॉन करेंट एसेट की मार्केट में वैल्यू डिक्रीज कर हो सकती है, या वो कम बेनिफिट जनरेट करेगा बिजनेस के लिए, तो इम्पेयरमेंट चार्ज होगी। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज वर्स और लेस देन एक्सपेक्टेड। तो अब इसमें से 2 to 3 मेजर रीजंस याद रख ले, दैट्स मोर देन इनफ। ये रीजन मैंने बता दिए। अब हम एक इसकी कुछ इजी एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आप लोग को उसकी बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी कि इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे करना है। An entity has three non-current assets in use at the balance sheet date. Details of the carrying values and recoverable amounts are set out below. तो सर्टेन नॉन करेंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, उसकी फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज भी दी हुई है। कैलकुलेट एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस इफ एनी। ओके, तो
लेट्स ट्राई नॉन करेंट एसेट वन। कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, वो गिवन है यहाँ। अब पास पे क्वेश्चन में कभी ये नेटबुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट गिवन होती है, कभी कभी ये निकालनी भी पड़ती है, तो सो दैट्स अप टू द एग्जामिनर। कैरिंग अमाउंट तो है, अब रिकवरेबल अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज में से हायर वैल्यू को चूज करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दैट वैल्यू इन यूज इज हायर देन द फेयर वैल्यू। तो NCA 1, रिकवरेबल अमाउंट 50,000 है। हम नॉन करेंट एसेट वन के लिए हम देख सकते हैं कि उसकी जो नेटबुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से कम है या रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। तो नो इम्पेयरमेंट फॉर नॉन करेंट एसेट वन। लेट्स कंसिडर नॉन करेंट एसेट टू। कैरिंग अमाउंट दी हुई, हम रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करेंगे। तो अब इसमें से हायर वैल्यू चूज होगी, तो इसकी भी जो वैल्यू इन यूज है वो फेयर वैल्यू से हायर है, तो ऑब्वियसली वैल्यू इन यूज विल बी चोजन एज द रिकवरेबल अमाउंट। NC 2 के लिए हम देख सकते हैं कि उसका जो कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू है दैट इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट। तो नॉन नेटबुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, तो इम्पेयरमेंट चार्ज होगा 1000 का। तो आप लोग वर्किंग्स वगैरह चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स डील विद द एसेट 3। अब कैरिंग अमाउंट तो हमें गिवन है, अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज में से हायर अमाउंट को चूज करना है। और यहाँ देख सकते हैं दैट फेयर वैल्यू इज हायर देन द वैल्यू इन यूज। तो द फेयर वैल्यू विल बी चोजन एज रिकवरेबल अमाउंट फॉर नॉन करेंट एसेट 3। Either for non-current asset 3 we can see that the carrying amount of net book value is higher than the recoverable amount. इट मीन्स हमारे अकाउंट्स में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे चूज हुआ है। मार्केट में जब तक उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो 5000 का इम्पेयरमेंट चार्ज होगा। तो आई होप सो आप लोग को I16 क्लियर हो गया होगा, I36 इम्पेयरमेंट क्या कॉन्सेप्ट है और इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल की, कभी कभी CEI के एग्जाम्स में भी इतना सिंपल आ जाता है कि हर एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट। लेकिन अक्सर बेशतर कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, फेयर वैल्यू वैल्यू यूज भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और फिर इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है एग्जाम्स में। एग्जामिनर लव्स टू टेस्ट इम्पेयरमेंट। अच्छा, मुझे थोड़ा ये भी शो करना था कि जो एक्चुअल पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो IS16 और IS36 को अप्लाई कैसे करती है वाइल प्रिपेयरिंग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन except the land and leasehold land which are stated at cost less impairment losses if any। तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट, तो ये मैंने भी एक्सप्लेन किया था IS36 में। इस तब तो डेप्रिसिएशन मेथड बताया हुआ है। RBM से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है।
और मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये भी इसने मेंशन किया हुआ है, बट हाउ एवर नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। तो ऐसा एएस लेवल में नवंबर 2018 में भी क्वेश्चन आया था जिसमें मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कराना था, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। फिर मैंने आपको जो बात बताई थी कि यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ और इस रेसिडुअल वैल्यू को रिव्यू किया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो वो भी बात यहाँ मेंशन है। द कंपनी रिव्यूज द यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एनी चेंजेस इन एस्टिमेट्स इन फ्यूचर ईयर्स माइट अफेक्ट द कैरिंग अमाउंट्स। और फिर इम्पेयरमेंट लॉस पे एक्चुअल कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यूज करती है। The carrying amount is assessed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the recoverable amount of such assets is estimated. At times ये explain भी कर देते कि how recoverable amount is determined, यहाँ नहीं किए. This is the financial statements of Gul Ahmed. An impairment loss is recognized if the carrying amount of a specific asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. तो ये मैंने IAS 36 में explain किया कि impairment इसी situation पे charge होती है. Impairment loss is recognized as a statement of profit or loss. तो ये मैंने भी बताया था कि in income statement it is treated as an expense.